हेलो फ्रेंड्स, अंजलि त्रिपाठी है। आज का हमारा टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इससे पहले हम पढ़ें एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, हमें पता होना चाहिए कि इसकी अवधि क्या है, किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड तक को हम एंशिएंट इंडिया रेफ़र करते हैं। तो फ्रॉम वैदिक पीरियड टिल मुग़ल पीरियड हम पॉलिटिकल थॉट के पीरियड को एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पीरियड कहते हैं, फ्रॉम वैदिक पीरियड टू मुग़ल पीरियड। तो जो भारत का इतिहास है, भारत के चिंतन का इतिहास है, प्राचीन भारतीय चिंतन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुग़ल काल तक माना जाता है। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलामी के समय इस भ्रम को फैलाया गया कि प्राचीन भारतीय चिंतन अति साधारण है, और कुछ विद्वानों ने तो इसे आदर्शवादी और अव्यावहारिक भी माना, दैट इज़ आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। जबकि ये बात बिल्कुल आधारहीन है, बेसहीन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत के वेद, पुराण, उपनिषद ये सब बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं कि एंशिएंट इंडिया का जो पॉलिटिकल थॉट था वो कितना ही बेहतरीन था। जिस समय प्लेटो और अरस्तु अपने यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में लिख रहे थे अपने राजनीतिक इतिहास, जो कि बहुत ही अधिक इम्प्रैक्टिकल थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो कभी अपने विचारों को हकीकत में नहीं बदल पाया। उस समय हमारे देश में चाणक्य, कौटिल्य इतने एक्सीलेंट फ़िलॉसफीज़ दिए जा रहे थे, राजधर्म की नीतियाँ पढ़ाए जा रहे थे, राजाओं का मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अर्थशास्त्र जैसी किताबें लिखी। उसके बावजूद ऐसा मिथ्या फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया लोगों में कि इंडिया का जो पॉलिटिकल थॉट है वो आधारहीन है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, उसका कोई लेवल नहीं है। यहाँ के जो थिंकर्स हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, जबकि ये सब बहुत ही झूठ है। अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि इंडिया में जो पॉलिटिकल थॉट है वो हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक रहा है, मानव उसका केंद्र बिंदु रहा है, और वो मानव के आसपास ही गूंजता है, मतलब घूमता है। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो ह्यूमन फोकस पॉइंट हुआ वो 18वीं सेंचुरी में हुआ। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल थॉट है वो हमेशा से ही बहुत ही उत्कृष्ट लेवल का रहा है, जहाँ की जो लोग बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सोच विचार करके, बहुत एक्सपेरिमेंट्स और वेरिफिकेशंस के बाद पहुँचे कि हमारा जो थॉट है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। वहीं भारत में जो सबसे आदिकाल से चिंतन हो रहे थे वो एकदम मेन पॉइंट पे ह्यूमन को फोकस करके हो रहे थे। और हम भारत के जो चिंतन है, भारतीय चिंतन को हम बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, मतलब जानते थे। पहले इन्हें बहुत नामों से पुकारा जाता था भारतीय चिंतन को, जैसे राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति या नीति शास्त्र, और पंचतंत्र में इसे नृपतंत्र भी कहा गया। और हमारे भारत का जो प्राचीन भारत का जो चिंतन है इसके हमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, जैसे कि प्राचीन साहित्य, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद, महाकाव्य, जैन ग्रंथ तथा बौद्ध जातकों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर बहुत सारी डिफरेंट रचनाओं जैसे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, शुक नीति ने भी इसमें योगदान दिया है। इसमें ह्वेनसांग एवं फाहियान का विवरण भी उल्लेखनीय है। मतलब जो ह्वेनसांग और फाहियान का जो लेखन है, अगर हम उसकी बात करें तो ये एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक बहुत ही रिमार्केबल राइटिंग मानी जाती है। खैर, ये सब तो हमने जाना कि प्राचीन भारत का टाइम क्या था और हमारे पास एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सोर्स क्या था। अब हम जानते हैं कि मेन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फीचर्स क्या थे। In ancient Indian political thought, religion and politics were seen to be linked together. इसका मतलब कि प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। भारतीय चिंतन में राज को आवश्यक माना जाता है। इसमें राज का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत ही अधिक व्यापक है। इसमें दंड की कठोर व्यवस्था है, मतलब
कहा जाता है ना, रामायण में लिखा है कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक भय नहीं होगा तब तक आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी। और इस बात को मनु ने, कौटिल्य ने बहुत ही अच्छे से अपनी राइटिंग्स में दिखाया भी है, दंड नीति के थ्रू, जो भी उनकी पनिशमेंट स्ट्रेटजीज़ रही होंगी किसी भी बात को लेकर। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, इसी को हम लोग प्रधानता देते, क्योंकि जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा कि मुझे ये क्राइम करने से ये पनिशमेंट मिलेगा, तब तक आपके ऊपर कोई चेक और बैलेंस नहीं होगा कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं, आपको स्टेट के कोई लॉज, कोई रूल्स कैसे फॉलो करने, कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इसीलिए दंड व्यवस्था बहुत ही सॉलिड थी उस टाइम पे। और प्राचीन भारत में संपूर्ण जो राज व्यवस्था है, राजा का कार्यक्षेत्र है, ये बहुत ही व्यापक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको लिखा गया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही प्राइड की बात होगी जब हमें ये पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले, जब दुनिया में चिंतन का कहीं विस्तार ही नहीं हुआ था, देयर वाज नो एक्सपेंशन ऑफ कंटेम्पलेशन, मतलब कहीं भी कंटेम्पलेशन, चिंतन की कोई बात ही नहीं होती थी। तब जब जो भारत है उसने चिंतन के फील्ड में अपना सर्वोच्च शिखर स्थापित कर लिया था, सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया था। इसका अर्थ ये कि इंडिया हैज़ रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक इन फील्ड ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकिंग, contemplation, political thought, and this glorious tradition has remained from Vedic period till the date. And in the colonial period, some Western political thinkers spread the illusion that the ancient thinking of India is very simple. मतलब भारत के जो चिंतन है, भारत के जो विचार हैं, वो बहुत ही अति साधारण है। And there is nothing worth mentioning in it. कि इसमें कुछ भी उल्लेख करने के योग्य ही नहीं है। और जो कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जैसे मैक्स मूलर और डनिंग, इन लोगों ने तो ये तक कहा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज़ फुल ऑफ शेयर आइडियलिज्म, इम्प्रैक्टिकल एंड फुल ऑफ मिस्टिसिज्म, कि भारतीय चिंतन आदर्शवाद से भरा हुआ है, ये बहुत ही अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है और रहस्यवाद से भरा हुआ है। और बहुत से स्कॉलर्स जो प्रेजुडिस से भरे हुए थे, जिनको ये लगता था कि इंडिया तो पुरातनपंथी ही है, इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कॉलोनियल टाइम पे एक्चुअली उन लोग का माइंडसेट यही था, क्योंकि वो इंडियंस को तो कुछ मानते नहीं थे। इसीलिए उन सब ने बहुत ही व्यापक रूप पे इसी बात को फैलाया कि इंडिया की जो पॉलिटिकल थॉट है, इंडिया का जो चिंतन है, वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल का है। इसमें कुछ भी ऐसा वर्थ वैल्यू का नहीं है कि इसको कहीं भी मेंशन किया जाए और कहीं भी यूज़ किया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो भ्रम थे, ये मिथ्याएं जो हैं वो टूटने लगी, नए फैक्ट सामने आए और लोगों को धीरे धीरे ग्रंथ वगैरह सामने आने लगे। जब मनुस्मृति खोली गई, जब पता किया गया कि रामायण है, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, उसके बाद हमारे चारों उपनिषद, चारों वेद सब खुले, तब पता चला कि नहीं, भारत तो उससे कहीं आगे है जो हम सोचते हैं। और तब ये जो भ्रम था, ये मिथ्या थी, वो लोगों का भ्रम टूटा। And then people came to know that in India there is a very comprehensive description of political thought. इतना comprehensive description था हमारे यहाँ political thoughts का कि ना कि सिर्फ इसे यूज़ किया जाए, ना कि सिर्फ इसे पढ़ा जाए, इसे समझा जाए, बल्कि इसे रियल लाइफ में कई राजाओं ने उतारा भी। एक राइटर है मैक्सी, उन्होंने ये कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास यूरोप के राजनीतिक इतिहास से अधिक प्राचीन है और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से निष्फल भी नहीं है। मतलब ये कि भारत का जो राजनीतिक चिंतन था और उसकी जो इम्पोर्टेंस थी और उसकी जो वैल्यू थी, वो लगभग वर्ल्ड लेवल पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि चाणक्य इज़ मैकियावेली ऑफ इंडिया, जबकि ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाणक्य ने तो अपनी फ़िलासफ़ीज़, अपनी थ्योरीज़ तब दी जब प्लेटो और अरस्तु बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, जिनको वो अपनी रियल लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपने स्टेट में उतार ही नहीं पाए। उस टाइम पे चाणक्य ने ना जाने क्या क्या लिख दिया था, जो आज भी चाणक्य नीति के नाम से फेमस है। पर अब वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत अधिक इन्फ्लुएंस है दुनिया पर, इसलिए कभी भारत इतना निखर कर और उभर कर आया ही नहीं। दो वी शुड नो दैट आवर हिस्ट्री, आवर पॉलिटिकल थॉट्स एंड आवर पॉलिटिकल थिंकर्स वर मोर ग्लोरियस एंड वर मोर फार ahead than any of the Western political thinker. We should always remember it and we should always mention it everywhere.
So this was all the introduction of the main feature of ancient Indian political thought, not of main features. This was introduction of ancient Indian political thought. अब हम आते हैं कि मेन फीचर्स क्या हैं एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के. तो सबसे पहला मेन फीचर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी emerged ड्यूरिंग दिस टाइम. टेरिटोरियलिटी मतलब टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस समय पे आके एमर्ज हुआ. जो कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद है वो एमर्ज हुआ. अब जो रूलर था वो एक मतलब पहले क्या होते थे कि एक व्यक्तियों का समूह होता था, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे और उसमें कुछ का रूलर होता था. जैसे 4 लोग हैं, उसमें से उन लोगों ने मिल कर के अपना एक हेड चुन लिया. तो अब जो रूलर था वो सिर्फ एक ट्राइब का या एक क्लैन का रूलर नहीं रह चुका था. अब वो रूलर हो चुका था एक एरिया का. मतलब टेरिटरी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो चुका था कि आप जितने लैंड पे रहते हैं उस लैंड का कोई एक रूलर होगा. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी इमर्ज्ड. और जब हम ये बात हम लोग को अभी स्टार्टिंग में ही समझ लेनी चाहिए कि वाइल स्टडिंग द फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वी शुड कंसिडर अ वर्ड विच पर्टेन्स टू इट्स कैरेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़. मतलब जो इसकी हर चीज़ को और हर बात को एंशिएंट इंडिया पॉलिटिकल थॉट की बताता है. वो एक शब्द है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है धर्म. धर्म को हम लोग बिल्कुल भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब के टर्म्स में नहीं कंसिडर करेंगे, जबकि ये बहुत ही व्यापक टर्म है. धर्म मतलब इट इज़ एन एसेंस, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू रिलीजन एट ऑल. धर्म मूल स्वभाव की खोज है. धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है और आत्मा की खोज है. धर्म अनंत है और अज्ञात में छलांग लगाने का नाम है. और मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि धार्यते इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है. अब जो धारण करने योग्य क्या है? मानवता. मानवता धारण करने योग्य है. दया, शील, क्षमा ये सब धारण करने योग्य हैं. तो ये धर्म होता है. हम हिंदू हैं, ये धर्म नहीं है. धर्म वो है जो धारण करने योग्य है. धर्म मूल स्वभाव की खोज है. धर्म संवाद है, आत्मा की खोज है. जैसे एक टीचर का धर्म है पढ़ाना, पानी का धर्म है बहना. ये सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं. तो धर्म को हम लोग को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही व्यापक रूप में, बहुत बड़े टर्म में समझना होगा. धर्म डज नॉट मीन अ रिलीजन. धर्म बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और द कॉम्पोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट व्हेन वी स्टडी अबाउट द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट. हाँ, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा मेन फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी इमर्ज. दूसरा मेन फीचर है राजधर्म. राजधर्म क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट. मतलब स्टेट चलाने का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो राजधर्म है. देखिए, भारतीय चिंतन में धर्म का और राज्य का बहुत बड़ा समावेशन है. जब तक आप धर्म से किसी चीज़ को नहीं जोड़ोगे तब तक आपका इतिहास, भारत के चिंतन का इतिहास कंप्लीट ही नहीं होगा. क्योंकि राजधर्म है, राजा क्या करेगा, कब जगेगा और जगने के बाद वो किस टाइम पे क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसके मिनिस्टर्स कैसे होंगे, उसकी सेना कैसी होगी, उसका किला कैसे होगा और उसे कैसे रहना है, उसे किस तरह से न्याय करना है, ये हर चीज़ धर्म द्वारा डिफ़ाइन की गई है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. जो भी महाभारत, रामायण और हमारे वेद पुराण है, इसमें जो भी लिखा हुआ है उसी के अनुरूप राजा चलता है. और उस धर्म का जब पालन करता है तो वो होता है राजधर्म. जो राजा का बेसिक धर्म है वो धर्म है उसका कि वो अपने सब्जेक्ट्स की रक्षा करे, टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स एंड ही शुड लीड हिज सब्जेक्ट्स इन द वॉर. मतलब अगर लड़ाई वगैरह हो रही है, वॉर हो रहा है, तो उसे अपने सब्जेक्ट्स को लीड करना है. और इन मनुस्मृति इट इज़ रिटन दैट इफ़ किंग डाइज इन द वॉर ही विल गो टू द हेवन. अगर लड़ते लड़ते राजा मर जाता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग में जाता है. इंडियन पॉलिटिकल थॉट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज़. हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हर कोई अधिकार 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 की बात कर रहा है, लेकिन जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना, ये सिर्फ कर्म की बात करता है. कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर धर्म आ गया.
लिखा हुआ है महाभारत में कह रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हमें सिर्फ अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज़ एंड देयर इज़ नॉट मच लिटरेचर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स के बारे में हमारे यहाँ ज़्यादा बात नहीं की गई है, अधिकारों की अधिक बात नहीं की गई है, बात सिर्फ कर्तव्यों की गई है। And today we are very much concerned about our rights, but in ancient India the concept of duties overshadowed the concept of rights. और एक और बात, ये राजधर्म का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ राजा का ही धर्म है। देयर इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब सिर्फ धर्म राजा का ही नहीं, धर्म उसकी प्रजा का भी है। अ रेसिप्रोकल रिलेशन कैरेक्टराइज्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ राजधर्म. It was the duty of the king to look after the subjects, and it was also the duty of subjects to give obedience to the king. मतलब जो राजा ने कह दिया वो कह दिया, done is done. King was not unlimited in his power. मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी को बेवजह मार डालेगा, लेकिन हाँ, अगर राजा अपने धर्म का पालन कर रहा है तो प्रजा को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जो राजा ने कहा प्रजा उसे फॉलो करेगी। ये रेसिप्रोकल रिलेशन इस्टेब्लिश था एंशंट इंडिया के टाइम में। एंड हमें ये समझने की ज़रूरत है कि राजधर्म में ऐसा कुछ नहीं कि राजा सुप्रीम हो गया, अनलिमिटेड पावर्स हो गई। किंग वॉज नॉट अनलिमिटेड इन हिज पावर्स, देयर वर सर्टेन चेक्स एंड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द किंग। बहुत थोड़ी सी। वी नो दैट किंग डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंगल हैंडेडली, मतलब हमें पता है कि एक बहुत बड़ा सा राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश ही मान लीजिए एक राज्य है, तो क्या अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर सकते हैं ना। किंग डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंगल हैंडेडली दैट टाइम ऑल्सो। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपना काम करने के लिए उनके पास उनके पर्सनल्स होते थे, ऑफिस बियरर्स होते थे, एक इंस्टीट्यूशन होता था पूरे लोगों का जो उनको एडवाइस करता था कि राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, जिन्हें हम अमात्य कहते हैं, उनके राजा के मंत्री होते थे। And the institution of राज पुरोहित was one of the very scholarly institution, मतलब राज पुरोहित होते थे जो हेड होते थे पूरे अमात्य में, राज पुरोहित हेड होते थे। बहुत ही कम ऐसे एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलेंगे जब राजा राज पुरोहित की बात टाल देता था, मतलब कभी टालता नहीं था। The institution of राज पुरोहित was one of the very scholarly who knew various aspects of statecraft, administration and governance. We come across this evidence very seldomly that king does not listen to Raj Purohit. So, Raj Purohit along with other Purohit acted as check and limitation on king, apparently autocratic functioning and purview of the king. मतलब राज पुरोहित जो था वो अदर पुरोहित के साथ मिल करके राजा के ऊपर चेक्स और लिमिटेशंस का काम करता था कि राजा कहीं ऑटोक्रेटिक फंक्शनिंग ना करने लगे, अपना काम मनमौजी तरीके से ना करने लगे, क्योंकि राजा को भी अपने धर्म का और कर्तव्यों का पालन करना था। बिकॉज एंशंट इंडिया में द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज़ ओवरशैडोड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर की कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। आप लोग को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के टाइम में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में आया कुछ 1930s में, एंड मेनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब लगभग कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई थी 1950s के बाद में, तो सब कंट्रीज़ ने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया। लेकिन इंडिया में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज प्रेजेंट इन एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट इन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म। राजधर्म में ही द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश था शुरुआत से ही। मतलब वी आर कॉन्टीन्यूसली गोइंग थ्रू द फैक्ट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स कि भारत का राजनीतिक चिंतन और उसका इतिहास कितना अधिक वृहद है, व्यापक है और गौरवशाली है। हमें पढ़ के बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए कि जो लोगों ने 200-400 साल, हज़ारों साल बाद किया, वो इंडिया के थिंकर्स ने कब का नहीं सोच लिया था और उसे इस्टेब्लिश भी किया। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट 1930s में 50s में कंट्रीज़ में आ रहा था, वो हमारे एंशंट इंडिया के टाइम में वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और मुग़ल पीरियड में था। सोचिए। इसके बाद जो आपका मेन फीचर आता है
वो है आपका सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। आप इसमें मेंशन कर सकते हैं मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूछा जाए तो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट लिखना इम्पॉर्टेंट भी है और सही भी है। तो सप्तांग थ्योरी मतलब 7 अंग स्टेट के क्या होने चाहिए। तो 7 अंगों को कौटिल्य ने बताया। स्वामी, पहला अंग होता है स्वामी। स्वामी मतलब किंग। जो किंग कह देगा वो सब होगा, क्योंकि किंग राजा होता है। और जो राजा है वो बहुत ही, उसके अंदर कुछ पेक्यूलियर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दैट ही शुड बी सोशल, इंटेलेक्चुअल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ही शुड बिलोंग टू हाई फैमिली, मीन्स वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रिलीजियस, फेथफुल, जजमेंटल, ये सारी क्वालिटीज़ राजा में होनी चाहिए। नेक्स्ट अमात्य। अमात्य मतलब वो जो उसके एडवाइसर्स, राजपुरोहित और पुरोहित वगैरह थे। तो अमात्य भी 4 प्रकार के अमात्य थे। मंत्री, पहला मंत्री, दूसरा युवराज, तीसरा पुरोहित और चौथा सेनानी। ये चारों सप्तांग थ्योरी में जो अमात्य हैं उसके पार्ट्स हैं। और जो अमात्य है उसको जो मतलब उसका फैमिली जो होना चाहिए हाई बैकग्राउंड, मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। जनरली ब्राह्मण ही होते थे अमात्य। उनको फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, मतलब दूरदर्शी होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन डिग्निटी, एंथुजियाज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एंड दे शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल द वेदास। नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है 7 एलिमेंट्स में से स्टेट का, वो है जनपद। जनपद मतलब सिर्फ टेरिटरी से रेफ़र नहीं करता है कि टेरिटरी हो गई तो ये जनपद हो गया। जनपद 2 चीज़ों से बनता है, पहला टेरिटरी, दूसरा पीपल। तो पहले हम टेरिटरी के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य ने लिखा कि टेरिटरी शुड बी फर्टाइल, इट शुड नॉट बी रॉकी, बुशी, मडी, थॉर्नी, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। टेरिटरी फर्टाइल होनी चाहिए। इट शुड हैव प्लेस फॉर काउज एंड पीपल, मतलब जनपद की जो टेरिटरी होनी चाहिए उसमें किसी के लिए हो ना हो, कैटल्स के लिए और मनुष्यों के लिए स्थान होना चाहिए। और जनपद का जो दूसरा पार्ट है वो है पीपल। पीपल शुड बी डिवोटी, मतलब दैट इज़ दे शुड फॉलो द लॉ मेड बाय द किंग। और जो पीपल है मतलब जो जनता है उसमें कौटिल्य कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो लोग होने चाहिए वो होने चाहिए ट्रेडर्स और शूद्रास। क्योंकि मतलब वैश्य और शूद्रास मतलब ये ट्रेडर्स थे उस टाइम के, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई इन्हीं की होती है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन में वैश्य और शूद्र ज़्यादा होंगे, मतलब आप वो ज़्यादा कमा भी रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि जो स्टेट होगा वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होगा इकोनॉमिकली, उसकी पोजीशन जो होगी वो काफ़ी हाई होगी। अब सप्तांग थ्योरी में जो मतलब 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में चौथा एलिमेंट आता है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। तो किला का इतना इम्पोर्टेंस बताया है कौटिल्य ने कि उन्होंने कहा कि अगर किला नहीं है तो राजा के पास समझो कोई बल नहीं है। किला ही कंसिडर किया गया कि इट इज़ मतलब एवरीथिंग फॉर किंग, विदाउट फोर्ट किंग इज़ अपाहिज, और कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो किले भी हैं वो 4 प्रकार के होने चाहिए। पहला किला हिल फोर्ट, मतलब पहाड़ों पे होना चाहिए, क्योंकि नहीं चलिए, पहला किला पहाड़ों पे, दूसरा किला पानी में, तीसरा किला जंगलों में और चौथा किला रेत में, मतलब डेजर्ट में। तो हिल और वाटर फोर्ट जो उन्होंने बताया वो उन्होंने कहा कि ये आम जनता के लिए, जैसे आप में मतलब आपके यहाँ कोई समस्या आ जाए और लोगों को मतलब किले पे कोई वार हो दुश्मन का, तो लोगों को आप कहाँ सुरक्षित रखेंगे। जो हिल पे अगर आपका किला बना है या वाटर में आपका किला बना है तो आपके लोग वहाँ पे जाके आसानी से चले जाएंगे और वहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे, दुश्मन उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जो बाकी 2 किले बताए उन्होंने कि फॉरेस्ट फोर्ट एंड डेजर्ट फोर्ट, ये जो है वो किंग का हेडक्वार्टर होगा। इट इज़ द फोर्ट इज़ फॉर सेफ्टी पर्पस, चारों के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए ही है। लेकिन जो फॉरेस्ट और डेजर्ट फोर्ट होगा वहाँ पे किंग जाएगा, वहाँ हेडक्वार्टर होगा। क्योंकि अगर आप जंगल में एक सांप भी चलता है तो उसकी आवाज़ आती है चलने की, तो फिर दुश्मन आएगा तो कितनी आवाज़ आएगी, सब चौकन्ने हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा दुश्मन आ रहा है और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो हिल फोर्ट है, वाटर फोर्ट है, वो आम जनता के लिए रखा गया। और जो फॉरेस्ट फोर्ट है और डेजर्ट फोर्ट है वो हेडक्वार्टर की तरह, मतलब वो किंग के लिए मेनली रखा गया। और बिना फोर्ट के, बिना दुर्ग के राजा अपाहिज है। अब 5वां जो अंग है स्टेट का वो है कोश।
कोश मतलब ट्रेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसा तो सब कुछ होता है, पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं है। और किंग शुड हैव इनफ मनी टू रन द स्टेट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे मान लो नेचुरल कैलामिटी ही आ गई तो राजा का कोष हमेशा भरा होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी पॉइंट्स दिए कौटिल्य ने कि जितने भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हैं वो सब गवर्नमेंट के अंदर होने चाहिए। जो आपके राज्य का कल्टीवेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपके राज्य का जो ट्रेड और कॉमर्स है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो टैक्सेस को भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोष कभी खाली नहीं होना चाहिए। कोष की इतनी इम्पोर्टेंस बताई है। फिर नेक्स्ट इज़ दंड, 6वां एलिमेंट। दंड मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं तो दंड आपको मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक व्यक्ति ने गलती की और उसको दंड मिल गया तो उसे देख कर के बाकी पूरी जनता एकदम सजग हो जाएगी कि हमें भी ऐसा पनिशमेंट मिल सकता है, हमें ये नहीं करना चाहिए। दंड पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया कौटिल्य ने भी, मनु ने भी, इसीलिए हमारे यहाँ दंड नीति बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और एक टाइम पे भारतीय राजनीतिक चिंतन का, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कई नाम थे, तो एक नाम दंड नीति भी था। अब जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट अंग है हमारे सप्तांग थ्योरी का, वो है मित्र। मित्र मतलब दोस्त, अलाई। तो मित्र यहाँ पे आप जानते हैं कई प्रकार के हुए, कई प्रकार के नहीं, मेनली 2 प्रकार के मित्र हुए। पहला सहज मित्र, दूसरा कृत्रिम मित्र। सहज मित्र मतलब जो सहज ही हमारा मित्र है, नेचुरली हमारा फ्रेंड है। वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों, मतलब उसके जो हमारा फ्रेंड है उसके पापा हमारे पापा के फ्रेंड थे, उसके बाबा हमारे बाबा के फ्रेंड थे, और उसकी पीढ़ियों से हमारे यहाँ से फ्रेंडशिप चली आ रही है। वो सहज मित्र हो गया, नेचुरल फ्रेंड। और हम नेचुरल फ्रेंड पे, सहज मित्र पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो हमारे प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे और हमेशा हमारी हेल्प करेंगे, ऐसा माना गया, कौटिल्य ने ऐसा कहा। और जो दूसरा मित्र है वो कृत्रिम मित्र, मतलब वो हमारा नया दोस्त है, हमारी उससे ज़्यादा जान पहचान नहीं है, ही इज़ एक्वायर्ड फ्रेंड, हमने उसे बनाया है फ्रेंड। और वो जो हमारा फ्रेंड है वो अंडर अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हमें कुछ करना है, मान लीजिए चाइना के साथ हमारी कोई डील साइन हुई और हमें उसे करना है कोई संधि के तहत, अगर हम कुछ क्षण के लिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मित्र हैं, तो वो होता है कृत्रिम मित्र। और हम उस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते जैसे कि हम सहज मित्र पे करते हैं। तो ये था सप्तांग थ्योरी। अब आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन फीचर है वो है जस्टिस सिस्टम। जो हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो जस्टिस सिस्टम की बात की गई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी धर्म के ही अनुसार है। ड्यूटीज़ ऑफ द किंग इज़ टू पर्टेन जस्टिस, मतलब कहा गया कि जो राजा का बहुत मुख्य कार्य है वो ये भी है कि वो अपनी प्रजा में न्याय फैलाए और हर किसी को न्याय मिले, इसके प्रति उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्टिस इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन गया और ये एक मेन फीचर है हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। सो लेट्स लुक अपॉन जस्टिस। तो राजा जस्टिस कैसे देगा? तो सबसे पहले टू लुक आफ्टर द लीगल डिस्प्यूट्स, कि आखिर लीगल डिस्प्यूट्स चल क्या रहे हैं ये देखेगा राजा। देन टू गिव पनिशमेंट टू द ऑफेंडर्स, जिसने गलती की है, नहीं उसके पहले टू बुक द लीगल ऑफेंडर, जो लीगल ऑफेंडर हैं पहले देखेंगे, पहला पॉइंट होगा टू लुक आफ्टर लीगल डिस्प्यूट्स। दूसरा पॉइंट है टू बुक द लीगल ऑफेंडर्स, मतलब जो भी लीगल ऑफेंडर्स हैं उन्हें हम पहचानेंगे। तीसरा पॉइंट होगा टू गिव पनिशमेंट टू द ऑफेंडर, जिसने भी गलती की है उसे पनिशमेंट दी जाए। और चौथा पॉइंट होगा टू ब्रिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी, मतलब ऑफेंडर को पनिशमेंट मिल गई, दंड नीति पूरी हो गई, जस्टिस मिल गया, अब ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा सोसाइटी में। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। फिर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हैज़ बीन मेंशन्ड। प्रभार और पिबीधापदास, मतलब कहा गया, इसको बहुत ही हैवी टर्म है, प्रभार समझिए, या फिर पिबीधापदास। तो ये जो पिबीधापदा है मतलब विविध पद, तो उस समय एंशिएंट इंडिया में 18 प्रकार के डिफरेंट पद गिनाए गए, कि 18 प्रकार के पद मेंशन किए गए डिफरेंट धर्मशास्त्र में, विच the king should take into consideration for dispensing justice in order to maintain law and order in the society।
और इन दिस रिस्पेक्ट द किंग वॉज हेल्प्ड बाय द डिफरेंट ऑफिशियल्स। मतलब जस्टिस, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि किंग कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता है, हर काम के लिए उसके पास हेल्पर्स हैं। किंग फाइनल जजमेंट सुनाता है। तो king was held by the different officials. Some of these officials have been mentioned in the धर्म शास्त्र as, जैसे कि कौन कौन officials उसकी हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू धर्म शास्त्र। वो हैं चीफ जस्टिस, सभ्य, स्मृति, गणक, लेखाक, स्वपुरुष, स्वर्ण, अग्नि। ये 8 मेनली मेंशन किए गए हैं। और जब ये लोग तो हेल्प करते हैं किंग की जस्टिस के प्रोसेस में, और वाइल कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उस वक्त जो भी गुनहगार है, ऑफेंडर है, और जो विटनेस है, मतलब जो चश्मदीद गवाह है उस घटना का, वो दोनों ही आग, पानी और सोने, गोल्ड वाटर एंड फायर, इनके सामने जाकर के शपथ लेते हैं कि मतलब जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। एंड ऑल दोज मेंशन इन द कोर्ट वर टेकन केयर बाय द गणकाज एंड सभ्याज, मतलब और बाकी जो लोग कोर्ट में रहते थे, जो गणका और सभ्या थे, वो लोग उन लोग का ख्याल रखते थे। और इस प्रकार जो किंग है वो सुनता था सारी एडवाइसेस को जो पुरोहित बताते थे कि क्या क्या पॉइंट्स उसने मेंशन किए ऑफेंडर के, और क्या पॉइंट्स उसने मेंशन किए लीगल एडवाइज़र के। ये सब पुरोहित किंग को बताता था और किंग अल्टीमेटली एक डिसीजन लेता था, और डिसीजन फाइनली कोर्ट में मेंशन किया जाता था चीफ जस्टिस द्वारा। तो अल्टीमेटली द पनिशमेंट्स एंड द अदर ऑफेंसेस वर मेंशन्ड बाय द किंग इन द रॉयल कोर्ट। एक बार चीफ जस्टिस कोर्ट में बता देता था, उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाता था, फाइनल हो जाता था, तो किंग जो है वो रॉयल कोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन करते थे। फिर उसके बाद ये हुआ, इसके बाद हम 4 तरह के कोर्ट जानते हैं जो एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। जो पहला कोर्ट है वो है प्रतिष्ठिता, मतलब प्रतिष्ठित कोर्ट, मतलब इस्टेब्लिश्ड कोर्ट हुज एग्जिस्टेंस डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो थे हमारे प्रतिष्ठित कोर्ट, मतलब कोर्ट कभी नहीं जाता था, कोर्ट एक ही जगह है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो कोर्ट आता था। दूसरे तरह के कोर्ट हैं वो है अप्रतिष्ठित कोर्ट, मतलब वो कोर्ट छोटे होते थे, मतलब एक व्यक्ति को कोर्ट माना गया, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्टेट टू अदर पार्ट टू हेल्प द सब्जेक्ट्स। तीसरा जो कोर्ट था वो होता है मुद्रिता मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। और जो चौथा कोर्ट है वो है शासिता मतलब द ऑर्डर ऑफ द किंग वॉज रिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ। मतलब किंग का जो एक ऑर्डर है, शासन का जो ऑर्डर है, वही शासिता हुआ। तो शासिता चौथा कोर्ट है। किंग अपना ऑर्डर रिलीज़ कर देता था समय समय पर फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट वेलफेयर का कॉन्सेप्ट उस समय भी था, तो वो भी अपने आप में एक कोर्ट ही था। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में जो जस्टिस का पूरा सिस्टम है वो एंशिएंट इंडिया में वर्क करता था। और जो किंग है ही वॉज कंसिडर्ड एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जस्टिस एंड किंग कैन डू नो रॉन्ग, ऐसा माना जाता था। ही कैन ओनली डिलीवर जस्टिस, मतलब सिर्फ वही जस्टिस देता था। एंड हेयर वी फाइंड दिस सिस्टम बॉर्डरिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ऑटोक्रेसी वेयर द ऑर्डर ऑफ द किंग रिमेन्स फाइनल एंड एब्सोल्यूट, मतलब व्हाट किंग सेड he said. The next most important feature of ancient Indian political thought is casteism, मतलब casteism का concept आया। तो society was organized into, मतलब कास्ट लाइन्स में सोसाइटी एकदम पूरी डिवाइडेड हो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम तक। एंड कास्टिज्म एंड कास्टिस्ट मैनिफेस्टेशंस वर नॉट बेस्ड अपॉन द प्रोफेशन और वर्क, मतलब किसी के कार्य के आधार पर कास्टिज्म नहीं बेस्ड था। इट बिकेम हेरिडेटरी इन नेचर, मतलब इसका मतलब वो रूप आ गया हेरिडेटरी नेचर वाला। सो अ काइंड ऑफ सोशल इमोबिलिटी कुड बी फाउंड, दैट काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर द सन ऑफ अ वैश्या कुड नेवर बिकम अ ब्राह्मण इवन इफ ही लर्नड अ लॉट। मतलब अगर वो एक वैश्या का पुत्र है तो वो कभी एक ब्राह्मण नहीं बन सकता, चाहे उसे चारों वेदों का 8 शास्त्रों का ज्ञान हो, तब भी नहीं बन सकता। So in this way वर्णाश्रम धर्म established itself as one of the dharmas of the society, मतलब ये भी एक धर्म बन गया वर्णाश्रम धर्म।
And incidentally and ironically, one of the राजधर्मास happened to maintain these वर्णाश्रम धर्म. एक राजधर्मा भी था जो सिर्फ ये वर्णाश्रम को देखने के लिए कि वर्णाश्रम सही से चल रहा है स्टेट में कि नहीं, इसके लिए भी राजधर्म मतलब एक व्यक्ति था जो ये सब देखता था राजा का. The next most important feature of ancient Indian political thought is confinement of women into the four walls. मतलब औरतों को बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह जाने की आज़ादी नहीं थी. We find in early Vedic period there were many women scholars who were gradually decreasing and declining during the later Vedic period. And in the ancient India, we find a society absolutely patriarchal. There was no voice of women, no women could be found in public places. मतलब ये है कि पहले एकदम एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब हम पढ़ेंगे एकदम अर्ली वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड से लेकर के मुग़ल पीरियड तक का है एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट. तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, हम लोग बहुत वुमेन स्कॉलर्स को देखते थे, लेकिन ग्रेजुअली हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल होती गई और जितनी भी वुमेंस थी स्कॉलरली प्लेसेस पे, ड्यूटी बाउंड प्लेसेस पे, वहाँ से वो हट करके सिर्फ फोर वॉल्स ऑफ द होम में कन्फाइन हो गई, सिर्फ घर की चार दीवारी तक रह गई. हालांकि फिर भी बहुत वुमेंस हुई जो बाहर के काम करती थी, लेकिन उन्हें फैमिली वुमेन की तरह फिर नहीं ट्रीट किया जाता था अगर औरत ने घर के बाहर कदम बढ़ा दिया. हालांकि हम ऐसे बहुत से औरतों का ज्ञान है जो कि आर्ट, एजुकेशन और बहुत सी फील्ड्स में बहुत एक्सपर्ट थी. पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि औरतों का सम्मान नहीं था या औरतों का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि अगर हम एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं ना, तो इसका एक सबसे पहला मेन फीचर जो है, जो अबव ऑल आता है, वो है रिग्रेसिव. इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन रिग्रेसिव, क्योंकि हमारा मानना क्या है, हिंदूज़ का मानना ये है कि हमारे यहाँ 4 युग होते हैं. सबसे पहले था सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर आया कलयुग. तो रिग्रेसिव सोसाइटी मतलब कि बहुत अच्छे से हमारी सोसाइटी बहुत ख़राब हो गई है. तो सतयुग एक ऐसा युग था जहाँ पे महाकाली की पूजा होती थी, माता पार्वती को माना जाता था और देवियाँ श्रेष्ठ थी और सब कुछ बहुत अच्छा था. वहाँ पे कोई झूठ ही नहीं बोलता था और धर्म के 4 चरण थे. उसके बाद फिर आया त्रेता युग. त्रेता युग में धर्म का एक चरण टूट गया, सत्य नहीं रहा. त्रेता युग में बाकी 3 चीज़ें रहीं. फिर उसके बाद आया द्वापर युग. द्वापर युग में धर्म के सिर्फ 2 चरण रहे और फाइनली कलयुग में तो धर्म का सिर्फ एक चरण है, वो है दान. तो इंडियन सोसाइटी को एक रिग्रेसिव सोसाइटी माना जाता है कि पहले बहुत अच्छी थी, फिर ख़राब होती गई, फिर और ख़राब हो गई और अब कलयुग आ गया. तो इस हिसाब से वुमेन मतलब सेम हम वुमेन की स्टेटस के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि पहले वुमेन्स की पोजीशन सोसाइटी में बहुत अच्छी थी, फिर धीरे धीरे पैट्रियार्की इस्टेब्लिश होती गई, पुरुष खुद को प्रधान स्थापित करते गए और उन्होंने जानबूझकर महिलाओं को दबाया और इसीलिए धीरे धीरे कन्फाइनमेंट हो गया वुमेन का अपने घर की 4 दीवारी के अंदर. हालांकि देश बिल्कुल नहीं भूला है कि गार्गी जैसी महिलाएं थी जो हर वेद का ज्ञान रखती थी और धर्मशास्त्र किया करती थी. सीता को क्या नहीं आता था. तो इस प्रकार मतलब जब हम बात करते हैं विदुषियों की, तो देश में कम विदुषियाँ भी नहीं थी. The next main feature of ancient Indian political thought is the 4 पुरुषार्थास. पुरुषार्थ का अर्थ लिटरली है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परस्यूट, मतलब मनुष्य का लक्ष्य क्या है उसके जीवन में. तो जो 4 पुरुषार्थ हमारे हिंदू ग्रंथों में बताए गए हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म मतलब राइटियसनेस, मॉरल वैल्यूज़ की. हम जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको कि धर्म क्या है. धर्म एक मूल स्वभाव की खोज है. धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है, आत्मा की खोज है. धर्म अनंत है और अज्ञात में छलांग लगाना है और जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है. तो ये पहला पुरुषार्थ. दूसरा है अर्थ. अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़ से इसका संबंध है. अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है. आखिर जब आपके पास पैसा होगा तभी आप धर्म का भी निर्वहन कर सकते हैं, वरना आप धर्म का भी निर्वहन नहीं कर सकते. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट ह्यूमन फोकसेस टुडे इज़ अर्थ.
तीसरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ काम। काम मतलब प्लेजर, लव एंड साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, मतलब अपनी पर्सनल इच्छाओं की पूर्ति काम। और चौथा है मोक्ष, जिसके लिए लगभग लोग मतलब मरते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए फॉर साल्वेशन। इट इज़ जस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम दिस अर्थ। हर व्यक्ति का है कि हमारी आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाए। ये हर मनुष्य के लाइफ का अल्टीमेट गोल है, वो किसी भी रिलीजन का हो। सब यही चाहते हैं, मैं जाऊँ मेरे राम जी से मिल जाऊँ, आप जाइए अपने अल्लाह से मिल जाइए। तो हर किसी का ये अल्टीमेट गोल है मोक्ष, साल्वेशन, कि फिर इस धरती पे ना आना पड़े। तो 4 पुरुषार्थ की बात की गई और ये उस टाइम के बहुत ही लीडिंग फैक्टर्स थे एंशिएंट सोसाइटी में। इसके बाद हमने इस पूरे लेक्चर में लगभग एंशिएंट इंडिया के सारे मेन फीचर्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि धर्म और राजनीति का जो मेल है, लिंक है आपस में। दूसरा, आध्यात्मिकता पर जो बल है, मतलब स्पिरिचुअलिटी पर हम लोग कितना फोकस करते हैं। एंड येस, वन मोर फीचर इज़ स्पिरिचुअलिटी। एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअलिटी इज़ गिवन इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मतलब भारत में राजनीति में आत्मा का विकास एवं मानव के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। मतलब मनुष्य की आत्मा का विकास होना चाहिए और यही उसके जीवन का मूल उद्देश्य है कि आत्मा का विकास करना है। जीवन इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, ऐसा माना गया। आध्यात्मिकता पर इसी कारण बल दिया गया। फिर जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर माना जा सकता है वो ये है कि राज्य एक बहुत ही आवश्यक संस्था है। स्टेट इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि राज्य ही एक ऐसी संस्था है जिसके होते हम अपने चारों पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थों को पा सकते हैं, धर्म, अर्थ और काम। क्योंकि मोक्ष तो मनुष्य स्वयं ही प्राप्त करेगा, लेकिन धर्म का पालन मनुष्य राज्य में रहकर ही कर सकता है। अर्थ की प्राप्ति राज्य में ही हो सकती है, काम की प्राप्ति भी राज्य के बिना संभव नहीं है। इसीलिए राज्य की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए राज्य एक आवश्यक संस्था है, मतलब एम्फेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, ये भी एक बहुत ही मेन फीचर है। और जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड फीचर है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, वो ये है कि हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, हमारे इसका बिहेवियरल अप्रोच एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। क्योंकि इतना प्रैक्टिकल अप्रोच, इतना व्यवहारवादी बिहेवियरल अप्रोच किसी भी थिंकर का नहीं रहा उस टाइम पे जब चाणक्य और मनु ने मनुस्मृति में क्या, मतलब मनु ने मनुस्मृति नहीं लिखी थी, चाणक्य ने क्या क्या लिखा, मनुस्मृति में जो भी लिखा था, दिस ऑल शोड द बिहेवियरल अप्रोच विच इंडिया रिफ्लेक्टेड टू द वर्ल्ड. So this all was about the main features of ancient Indian political thought. If you liked the video, please do like, comment and share it and subscribe my channel for more such videos. आपके कमेंट्स आते हैं और आपके लाइक और शेयर मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ और मुझे और पढ़ाना चाहिए. So please do like, share and comment. Thank you very much.